वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और हम लोग कर रहे हैं यूपीटी जीटी साइंस का पेपर जो कि 10 मार्च 2019 को हुआ था। इसमें हम केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने 22 तक जितने प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व कर लिए थे। अब सेकंड सेशन में हम करेंगे 23 से। जो 23rd प्रॉब्लम है एक्चुअली में ये दोनों पार्ट का है, फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। फिजिक्स में ये मॉडर्न फिजिक्स में मिलता है और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, जहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकालते क्या है, निकालते हैं सिंपली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे एच न्यू नॉट दिया गया कितना 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं किसी तरीके से एच न्यू निकाल लूँ तो आंसर बन जाएगा। तो एच न्यू क्या होगा, ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। एच कितना होता है सबको पता है, 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इंटू सी कितना होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जूल सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या करना है लेमडा। लेमडा कितना आपका 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो 2000 को जब आप चेंज करेंगे तो 2000 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर गया, अभी सिंपली जूल बच गया है आपका, राइट। और जो भी वैल्यू जाती है जूल को जब हमें कन्वर्ट करना होता है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, है ना। हम सभी लोग इस बात को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कन्वर्जन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा सॉल्व होकर के 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या रख दूँ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे आ जाएगा 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर। ये ए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर पता नहीं किसी का है, उसने क्या टिक करा मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको सही प्रोसेस बताऊंगा कि टिक सॉल्व कैसे करना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के करीब 7 ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिए किसी एक बुक से, चाहे फिजिक्स से चाहे केमिस्ट्री से, तो दोनों में हेल्प मिलेगी। जिनमें इसके डायमेंशन है जिसमें आपको यूनिट पूछी जाती है। दूसरा क्या है, जो आपका एक तरीके से एरर पूछा जाता है, वो भी दोनों में पूछा जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसके एक लेक्चर मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाले हुए हैं। तीसरा जो पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट वो थर्मोडाइनमिक्स है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रो के कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में भी आते हैं। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट है वो सॉलिड स्टेट का है। और छठा जो इम्पॉर्टेंट है वो मॉडर्न फिजिक्स है। और सातवां आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है, मतलब है कैटायन इज फॉर्म फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम, द एटॉमिक साइज इज। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मान लीजिए एटम ए है तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो इसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये माइनस बना लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये प्लस बना लेगा। ये कैटायन है, ये एनायन है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जितने प्रोटॉन है जेड, तो इतने भी उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसमें भी उतने प्रोटॉन्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि जेड है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जेड प्लस 1, इसमें कितना हो गया जेड माइनस 1। यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन खींचने वाला पावर सेम है। इस नाते ज़्यादा खींचेगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। तो कैटायन की साइज डिक्रीज करती है, एनायन की साइज इंक्रीज करती है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आई माइनस आई और आई प्लस में कौन बड़ा होगा, तो माइनस बड़ा होगा हमेशा, प्लस छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। ये देखो डी। पता नहीं किसका पेपर इतना गंदा किया उस भाई ने। देखिए 25 क्वेश्चन, ये भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जीओसी का पार्ट एक तरीके से, आइसोमेरिज्म का पार्ट भी है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हम देखते हैं स्टाइरीन। क्या स्टाइरीन शो करेगा, क्या सिनेमिक एसिड शो करेगा, क्या लैक्टिक एसिड शो करेगा। तो पहले आपको इन सबका स्ट्रक्चर तो पता हो। अगर एक का भी स्ट्रक्चर पता लग जाए तो कहानी क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जहां ऑल ऑफ द अबव हो जनरली वो सही ही होता है 100%। लेकिन आप स्टाइरीन का स्ट्रक्चर तो जान जाइए, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, क्योंकि ये 11th नहीं 12th क्लास में स्टाइरीन दिया गया है। स्टाइरीन ऐसा होता है, देखो इधर एक बेंजीन न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। ये स्टाइरीन है। तो अगर स्टाइरीन की बात करेंगे
तो क्या आपको लग रहा है कि स्टाइरीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड नहीं। अब आता है सिनेमिक एसिड। बताइए तो सिनेमिक एसिड क्या होता है? जो सिनेमिक एसिड होता है वो होता है C+C, ऐसा होता है। तो इसमें मिलेगा जी, ये तो शो करेगा सिनेमिक एसिड। अब बात आती है कि लैक्टिक एसिड बताओ, है ना, कि लैक्टिक एसिड में होगा कि नहीं होगा। तो लैक्टिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट एसिड है, मिल्क में भी पाया जाता है, आप लोगों को पता है। तो लैक्टिक एसिड का जो कॉमन है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉमन स्ट्रक्चर पता है तभी आप ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे। तो जो आपके पास लैक्टिक एसिड होता है वो ऐसा होता है। ये एसिड है तो COOH तो होगा ही होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल नहीं है। तो इसका जो आंसर सही है वो बी है। क्या है? बी है, ऑल ऑफ द नहीं है। पहला क्वेश्चन इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं सही है, बाकी मैक्सिमम में ऑल ऑफ द अबव सही ही होता है। अब अगला है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस द कैटलिस्ट रिमेन्स। तो भैया कैटलिस्ट रिएक्शन के अंत में क्या हो जाते हैं? अनचेंज होके मिल जाते हैं, ठीक है। अनचेंज इन क्वांटिटी बट चेंज इन कंपोजिशन, अनचेंज इन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन, अनचेंज इन कंपोजिशन बट चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन। चेंज नहीं होता जी, कई बार उनकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन उनकी क्वांटिटी में चेंज नहीं। क्वांटिटी में चेंज होगा तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा जी। तो क्वांटिटी में अगर क्वांटिटी चेंज होगा इसका मतलब वो कंज्यूम हो गया, तो कंज्यूम नहीं होता है। और कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता, कंपोजिशन चेंज होने का मतलब वो बदल गया है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर ए होगा। तो बिल्कुल NCERT की कॉपी है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन लूँ तो कौन अटैक नहीं करने देगा? तो देखिए डाइथाइल ईथर है, ये सिंपली ऐसा है। इस पर अगर आप OH- आयन का अटैक कराते हैं। इथाइल एसीटेट है तो ये हो जाएगा RCOOR, अभी बता दूंगा, बहुत आसान है ये। फिर एसिटामाइड RCONH2 है। फिर क्या है? एसीटोनाइट्राइल है RCOCN। तो चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल है तो जो यहाँ से निकलेगा वो बेटर लीविंग ग्रुप किस में होगा हमें वही देखना है। तो यहाँ से जो निकलेगा वो बन जाएगा आपका जनरली अल्कोहल ROH, ठीक है। ये भी अल्कोहल ही बनाएगा अगर यहाँ से निकलेगा तो। अगर यहाँ साइनाइड निकलता है तो CN-। अगर HCN वीक बेस है तो साइनाइड एक स्ट्रांग वीक एसिड है तो स्ट्रांग बेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखना होता है। तो सबसे पुअर लीविंग ग्रुप एबिलिटी अगर हम देखें इन लोगों में तो आपका बनेगा क्या? बन जाएगा अमाइड, तो एस्टामाइड नहीं देगा, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी बेंजीन की लाक्षणिक अपक्रिया नहीं है? विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। एडिशन रिएक्शन वो जनरली नहीं देते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। एलिमिनेशन भी दे देगा थोड़ा बहुत, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा ही देगा, लेकिन एडिशन नहीं देगा। तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन का पार्ट नहीं है। आप इसके 1000 रिएक्शन पढ़ोगे, 1000 उनमें से एक रिएक्शन कहीं मिलेगा जिसमें हम गमक्सीन बनाते हैं। जब आप बेंजीन से गमक्सीन बनाते हैं तो यही एक रिएक्शन है, ठीक है। जब ये चेंज हो जाता है C6H6Cl6 को लिंडेन कहते हैं और गांव की भाषा में इसे गमक्सीन कहते हैं, जो धान की खेतों में डाला जाता है। अगला है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा रेज हैव हाई आयनाइजेशन पावर, आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव्स, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ओके, गामा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो करेक्ट पूछा है भाई, तो पहले इनकरेक्ट देख लो। ये तो इनकरेक्ट है, गामा रे न्यूट्रल होते हैं। अब आता है कि बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। भैया बीटा पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैथोड पे भी क्या होता है? नेगेटिव। कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो सी भी गलत है। आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1 1H2 1H3, तो केवल एक ही तो आपका क्या है? रेडियो एक्टिव है। अब ऐसा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास आइसोटोप रेडियो एक्टिव हो।
अल्फा रे हैव आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि अल्फा मोटा होता है, बीटा पतला होता है और गामा बिल्कुल पतला होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए। द मोर रिएक्टिव मेंबर इन हैलोजन, तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन है आपको पता है, इसे जान लीजिए। फ्लोरीन से रिएक्टिव कोई नहीं है नॉन मेटल्स में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सल्फर एग्जिबिट द वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू द बिगर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसमें डी ऑर्बिटल्स होंगे, जिसके पास ज़्यादा घर होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है या दे सकता है। अगला क्या है, या ले सकता है। Which of the following CH3X bond has the highest polarity? पोलरिटी कैसे निकालूंगा जी? दो चीज़ों से निकालूंगा, एक तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है और एक तो इनके बीच की साइज क्या है। अगर साइज बड़ी होगी तो पोलरिटी ज़्यादा होगी। पोलरिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू एल, ठीक है। तो Q अगर हम देखें तो -1 +1 मानेंगे, सॉरी -1 +1 मानेंगे सभी में, लेकिन ये डिस्टेंस बड़ा होगा तो CI बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। The negative electrode in lead acetate battery is, the negative electrode in lead acetate battery is, ओके। तो देख लीजिए आप, लेड स्टोरेज बैटरी में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों के घरों पे ये बैटरी है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसमें दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेड होता है और एक क्या होता है, लेड का ही ऑक्साइड होता है। तो जो लेड का ऑक्साइड होता है उसके बारे में आपको बताना है कि उनमें से एनोड कौन है और कौन कैथोड। अगर इतना आपको पता है तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, और अगर नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देंगे, जो कि नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए आप लोग, जब लेड स्टोरेज बैटरी की बात आती है तो इनमें से PbO2 का तो होता है कैथोड, PbO2 का क्या होता है, कैथोड होता है। और प्योर लेड का क्या होता है, एनोड। प्योर लेड का क्या हो जाता है, एनोड, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर क्या होगा, दो मोड होते हैं, एक इसमें एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप मान के चलिए लेड के ही दोनों होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लोहा होता ही नहीं है यार, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अगर आपने 25 दिन दे दिए ना, 25 दिन सही से दे दिए तो आपके क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होंगे, केमिस्ट्री के एक भी नहीं गलत होंगे। ऐसे अगर फिजिक्स में भी आपने 25 से 30 दिन दे दिए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी, नहीं अच्छा तो आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट 10% आते हैं, अगर वो आप उनमें से 1-2% क्वेश्चन कर पाते हैं, बाकी आप छोड़ देंगे या तुक्का भी मार देंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव फ्री रेडिकल्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, निम्नलिखित में से कौन से अवस्थर अनुकूल स्थितियों के अंतर्गत मुक्त रेडिकल देंगे? तो अल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड्स एंड अल्कीन्स। तो भैया इसमें फिर से ऑल ऑफ द अबव में इसने एक तरीके से क्या कर दिया है, गुमराह कर दिया है। एल्कोहल से फ्री रेडिकल मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड से भी मिलना बहुत मुश्किल है। अल्कीन से मिल सकते हैं क्योंकि अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जहाँ पर बॉन्ड सिमिलर होते हैं जनरली वहीं पर अल्किल रेडिकल बनने के चांसेस होते हैं। एल्कोहल में कैसे करोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलाइड में भी ऐसा है, इस नाते इसका आंसर सी बनेगा, जो सही आंसर होगा, ठीक है। आप डी तभी लगाइए जब आपको बिल्कुल ना पता हो। द कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल एल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। गजब, ये क्वेश्चन है एस ब्लॉक का, ठीक है। और एस ब्लॉक में इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है कि मिथाइल एल्कोहल बनाना है किससे, वाटर गैस से। अब आपको वाटर गैस, सीन गैस, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वाटर गैस से हमें क्या बनाना है, मिथेनॉल बनाना है। और मिथेनॉल कैसे बनेगा उसको देखिए आप, वाटर शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है। तो जिंक ऑक्साइड ले लीजिए और साथ में क्रोमियम ले लीजिए आप, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, सॉरी। तो सी इज द राइट आंसर। तो आपका बन जाएगा सिंपली क्या, मिथेनॉल। क्या बनेगा, मिथेनॉल। आप बोलोगे सर होता क्या है ये, तो ये भैया CO+2H2 को ही हम बोलते हैं वाटर गैस, और CO के साथ अगर N2 आ जाए तो सिंपली आपका सीन गैस बन जाएगा। तो ये सब बहुत
11th-12th में पढ़ाए जाते हैं, 11th की हर बुक में दिए गए हैं, हिंदी मीडियम में भी, अंग्रेजी मीडियम में। प्लीज़ उसे पढ़िए। मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम की चीज़ें लाऊंगा जिसमें कॉमन नेम हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो वाटर गैस क्लियर हो गया है ना, कि वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको सिन गैस हमने बता दिया है। सिंथेसिस गैस होता है CO+H2, ठीक है। और कई सारी बुक्स में वाटर गैस को ही सिन गैस भी बोल देते हैं लोग, है ना। तो आप CO+H2 को ही सिन गैस बोलेंगे, ठीक है। तो CO+H2 को सिन गैस भी कहेंगे और उसे वाटर गैस भी बोलेंगे, यही बोलेंगे, आप CO नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है कि आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व इन। अब आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, तो पोलर किस में जाएंगे, पोलर में जाएंगे। तो क्या आंसर बनेगा, ए बनेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। अच्छे लोग अच्छे के संपर्क में आते हैं, बुरे लोग बुरे के संपर्क में आते हैं। दारू वाले दारू के पास जाएंगे, भजन वाले भजन के पास जाएंगे। तो लाइक डिजॉल्व लाइक द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो लाइक आयनिक कंपाउंड पोलर, तो किस में जाएगा, पोलर। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब पोलर कैसे देखेंगे वो सब बताऊंगा, बहुत आसान सा ट्रिक है। अगला है इसका आईपीएसी नेम बताओ। बहुत बढ़िया, आईपीएसी नेम बताना है जी हम लोगों को। तो एक इसमें ONO2 ग्रुप है और एक क्या है, इथॉक्सी है। तो अब हमें कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको माने मेन। तो कई बार इसका आंसर तो आपका ऑप्शन ही कर देता है। तो ऑप्शन में देखिए नाइट्रो को उन्होंने कहीं माना ही नहीं मेन, ठीक है। जनरली इन्होंने साइक्लोहेक्सेन को ही मेन माना है। तो अब अगर साइक्लोहेक्सेन मेन है तो ये इथॉक्सी है और ये क्या है, नाइट्रो है। तो इथॉक्सी ई से शुरू होता है और नाइट्रो N से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली इसे 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, तो ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है द लाइटेस्ट मेटल इन द प्योरिटी। जो सबसे हल्का मेटल, सबसे छोटू मेटल है लिथियम। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप लोगों को पता है कि लिथियम आयन बैटरी का कमाल क्या है, पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। अगर ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए तो साउथ अमेरिका में एक जगह है ना, बोल्विया के पास एक ट्राइपोड है जहाँ पे 3 देश मिलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम का डिपॉजिट है। अभी पता लगा है कि हमारे देश में कश्मीर में थोड़ा सा पाया गया है और नॉर्थ ईस्ट में भी लिथियम के डिपॉजिट मिलने के पूरे चांस, अगर मिल गए तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होगी और हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इसमें। अतः है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो द इन्वर्जन इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। भाई इन्वर्जन किस में मिलेगा, इन्वर्जन के लिए पहले उसके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। या आप सिंपल से मानिए कि जो अम्ब्रेला इन्वर्जन करें, जो पिरामिडल स्ट्रक्चर दें, तो अम्ब्रेला इन्वर्जन किस में होता है, अमोनिया में हो सकता है जी। तो अमोनिया क्या होता है, ऐसा होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, और जब बहुत जल्दी से ये क्या हो जाता है, ये अमोनिया ऐसा हो जाता है। जैसे छाता उल्टा होता है ऐसे भी उल्टा। इसी घटना को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। अमोनिया है तो अमोनिया इन्वर्जन कहते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो जब आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन देखना है तो क्या करिए आप, देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ के टीचर बना रहा है। 1 2 3 4 sp3 है जी। इसके भी ट्रिक्स मैंने डाले हैं ग्रुप में और इसकी वीडियो भी बनाए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन इन सेकेंड, ठीक है। अगला है द कंपाउंड यूज इन द रेफ्रिजरेशन। तो आप जानते हैं लिक्विड अमोनिया हम यूज करते हैं बहुत धड़ल्ले से, तो इसका बी ऑप्शन होगा। आप लोग एसी के बारे में तो जानते ही, एसी की कंपनियों के बारे में पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है। तो जहाँ फ्लोरीन ऑप्शन ना उसे गलत मार दो, तो डी आंसर गलत हो गया। अब फ्लोरीन के बाद आता है कौन, ऑक्सीजन। इसे मैं अभी याद करा देता हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड में याद कर लीजिए लोग। ये है फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन, ये है बोरान, ये है आपका बेरिलियम और ये है लिथियम। इसका होता है 4 में से 0.5 घटाओ 3.5, इसका होता है 3, इसका होता है 2.5, इसका होता है 2, इसका होता है 1.5, इसका होता है 1 इधर जाने पर, ठीक है। अब इधर आएंगे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन कितना 3.2, ब्रोमीन कितना 2.8 एंड 2.6, ठीक है। आप बता लीजिए, आप सिंपल फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन होगा और फिर नाइट्रोजन होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। बढ़िया लगाया बच्चे ने, सही करा है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स
फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सभी तो मेजर नहीं होंगे ना अगर हम किसी का नाइट्रेशन करें तो कॉमन सी बात है कि बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करोगे या किसी का नाइट्रेशन करोगे तो कोई एक, अगर आपसे पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट तो बहुत सारे नहीं होंगे ना, एक ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, तो ऐसी गलती मत करिए भैया। ऐसी गलती करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बेंजोइक एसिड का अगर हमें नाइट्रेशन कराना हो, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, जब हम करेंगे तो इसमें जो आर्थो होगा वो हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा? 18%। मान लीजिए बेंजोइक एसिड है और नाइट्रेशन किससे करते हैं जी? नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, H2SO4 प्लस HNO3, और इनसे मिलता है NO2 प्लस। इन सबसे कोई ये भी पूछा गया नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? रिएक्टिव स्पीसीज NO2 प्लस होता है। ये देता है आर्थो 18%, ये देता है मेटा 80%, ये देता है पैरा 2%। क्योंकि मेटा डायरेक्टर होता ही है तो आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा? बी आपका। नष्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित होता है तापमान और दबाव से, तापमान और सांद्रता से, तापमान से सांद्रता से। तो इसका आंसर बन जाता है जनरली सी, तापमान और सांद्रता से। कैसे? E इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059 अपान n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये होता है 2.303 RT अपान NF। तो T पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन, तो सी इज द राइट आंसर, राइट। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा अगर गैसियस चीज़ है तो इस नाते ये क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल सकती है। आप किसी में भी टिक कर देंगे COD में तो सही हो जाएगा। तो अब हम जो इसके आगे का पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा सा बोर फील करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है। उम्मीद है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरी होती तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लोगों तक इसे पहुँचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।